ठंड में छोटे परिवार का गुजारा। अक्सर शहर की ठंड गांव की ठंड से अलग होती है। यहाँ धुंध सिर्फ मौसम नहीं होती बल्कि जिंदगी पर छाई बेबसी की चादर होती है। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच चमकती सड़कों के किनारे फुटपाथ पर बिछी होती है गरीब की पूरी दुनिया, जहाँ वो जैसे तैसे रहने को मजबूर होते हैं। ऐसे ही आज की कहानी है हमारे दिल्ली में पटरी किनारे रहने वाली परिवार की। दिल्ली के एक व्यस्त चौराहे के पास एक तिरपाल में रहता था मनोज, जिसकी उम्र करीब 35 साल थी। वो रिक्शा चलाता था। उसके साथ उसकी पत्नी पल्लवी और 2 बच्चे, जिसमें 10 साल का सोनू और 7 साल की गुड़िया रहती थी। गर्मियाँ तो उनके लिए फुटपाथ किनारे जैसे तैसे कट जाती थी, लेकिन ठंड की रातें उनके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। उस शाम भी ठंडी हवाएं हड्डियों को चीर रही थी। लोग कोट, स्वेटर और मफलर में लिपटे तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। तभी उसकी पत्नी पल्लवी ने कांपती आवाज में कहा, मनोज, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है, बच्चे बहुत ठिठुर रहे हैं। फिर मनोज ने अपने हाथ फूंकते हुए कहा, हाँ, ठंड तो बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में आग जला देता हूँ पल्लवी, आज सवारी भी बहुत कम मिली। फिर सोनू ने दांत कटकटाते हुए पूछा, बाबा, आज दूध मिलेगा? मनोज पल भर चुप रहा, फिर बोला, आज नहीं बेटा, कल जरूर मिलेगा। ठंड इतनी ज्यादा थी कि गुड़िया तो झट से अपनी माँ पल्लवी की गोद में सिमट गई। माँ, मेरे हाथ जम गए। फिर पल्लवी ने अपने फटे शॉल से बेटी को ढकते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा बिटिया, भगवान देख रहे हैं, वो हम गरीबों पर इतना जुल्म नहीं कर सकते हैं। फिर मनोज पास की चाय की दुकान से जली हुई लकड़ियाँ उठा लाया। फिर उसने फुटपाथ के कोने में छोटी सी आग जलाई। चारों लोग उसके चारों ओर सिमट गए। कभी सोचा नहीं था कि शहर आकर भी ऐसा हाल होगा। बिल्कुल सही कहा जी आपने, कम से कम गांव में सर पर छत तो होती है। हाँ, लेकिन वहाँ रोजगार नहीं था, जिस कारण हमें यहाँ आना पड़ा। वो बात तो ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो यहाँ हर रात डर लगता है, कभी पुलिस भगा देगी, कभी कोई गाड़ी तिरपाल कुचल देगी। हर वक्त मन में यही डर सताता रहता है जी। वो ये सब बातें कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस की जीप उनके पास से गुजरी। उसने जल्दी से आग बुझा दी। हे भगवान, पुलिस तो फिर से आ गई। अगर इन्होंने हमें यहाँ से हटा दिया तो दूसरी जगह चले जाएंगे। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? हम गरीब के पास जगह नहीं होती, बस रास्ते होते हैं। तभी पुलिस की गाड़ी दूसरी तरफ चली गई। ठंड और बढ़ गई। बच्चे सोने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके कांपते शरीर नींद नहीं लेने दे रहे थे। फिर अचानक गुड़िया ने करहाते हुए कहा, माँ, बहुत ठंड लग रही है। फिर मनोज ने उठकर पास के अस्पताल की ओर देखा। उसे याद आया, पिछले साल भी एक बच्चा ठंड से मर गया था। वो फिर से रिक्शा उठाकर निकल पड़ा। आधी रात थी, पर ठंड में कुछ लोग अभी भी सवारी ढूंढ रहे थे। रिक्शा मिलेगा? हाँ साहब। फिर रास्ते में आदमी ने मनोज की हालत देखी। इतनी ठंड में भी रिक्शा चला रहे हो? साहब, घर में बच्चे हैं, उन्हें पालना भी तो है। फिर आदमी कुछ देर चुप रहा। किराया देकर जाते जाते उसने 100 रुपए ज्यादा पकड़ा दिए। ये देख मनोज की आंखें भर आई। ये रख लो, बच्चों के लिए कुछ गरम ले लेना। भगवान आपका भला करे साहब। वो दौड़ता हुआ वापस आया। फिर उसने पल्लवी को पैसे दिए। लो, आज सूप और रोटी ले आएंगे। उस रात बच्चों ने गरम सूप पिया। थोड़ी देर के लिए ठंड कम लगी। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। अब जैसे तैसे वो उस आग की लपेट में लेट गए। फिर अगले दिन सुबह नगर निगम की गाड़ी आई और लाउड स्पीकर पर एक आवाज गूंजी, सुनो सुनो सुनो, रैन बसेरा खुल गया है, ठंड से बचाव के लिए सभी लोग वहाँ आए। ये सुनकर पल्लवी की आंखों में उम्मीद चमकी। मनोज, चलो वहाँ चलते हैं, कम से कम रोज रोज इस डर में नहीं जीना पड़ेगा कि कहीं आज हमें फिर से कोई इस जगह से हटा ना दे। चैन से रह तो पाएंगे ना वहाँ। शायद तुम ठीक कहती हो। अब वो अपने बच्चों के साथ रैन बसेरे की भीड़ में चले गए, पर अंदर गर्माहट थी। फर्श पर दरी, ऊपर पंखे बंद, लेकिन ठंडी हवा अंदर नहीं आ रही थी। बच्चों को पहली बार इतने आराम से लेटे देख पल्लवी रो पड़ी। अरे क्या हुआ पल्लवी, तुम रो क्यों रही हो? मनोज, आज बहुत दिनों बाद दिल को सुकून मिला है। देखो तो बच्चे कितने दिन बाद चैन की नींद सोए हैं, नहीं तो उस त्रिपाल में तो उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आती। देखो पल्लवी, यहाँ हमारे जैसे कितने लोग हैं। शहर चमकता है पर नीचे अंधेरा बहुत है। हम तो सोचते हैं कि हम ही लोग मजबूर हैं, पर हमारे जैसे बहुत हैं। आज बच्चों को छत मिल गई, कम से कम इस ठंड से हम सब बच तो पाएंगे। उस त्रिपाल में रहकर तो बच्चों की सेहत की चिंता मुझे सताती रहती थी। बिल्कुल ठीक कहा जी। फिर रैन बसेरे में मनोज की मुलाकात सलमान नाम के एक युवक से हुई।
जो एनजीओ में काम करता था। और भाई क्या काम करते हो? जी रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा कमाई नहीं हो पाती। आप तो जानते हैं ठंड में सवारी इतनी मिलती नहीं है, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से बच्चों का पेट भरता हूँ। ओ अच्छा, अगर तुम चाहो तो निर्माण साइट पर काम दिलवा सकता हूँ। वहाँ ठंड में मजदूरों की जरूरत है, दिहाड़ी भी अच्छी मिल जाएगी। ये सुनकर तो मनोज को जैसे नई राह मिल गई। सच में ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। मैं आज से ही आपके साथ काम पर चलता हूँ। कुछ दिनों बाद मनोज को काम मिल गया। दिहाड़ी थोड़ी बेहतर थी। पल्लवी ने आसपास के घरों में बर्तन मांजने शुरू कर दिए, जिससे उसकी भी थोड़ी आमदनी होने। उन्होंने सभी के लिए नए स्वेटर और शॉल खरीदी। कुछ दिनों बाद सोनू को एनजीओ के स्कूल में दाखिला मिल गया। अब उनके भी अच्छे दिन लौटने आए। फिर एक दिन सोनू ने खुशी से कहा, बाबा आज मैंने अंग्रेजी के 2 शब्द सीखे। हेलो, हाउ डू यू डू। ये सुनकर मनोज हंस पड़ा। सीख बेटा, पढ़ेगा तो फुटपाथ से ऊपर उठेगा। हम नहीं चाहते जैसी जिंदगी हमारी कटी वैसे ही तुम्हारी भी कटे। ठंड अभी भी थी, पर अब उनके पास रैन बसेरा था, कंबल थे और सबसे बड़ी बात उम्मीद थी। फिर एक रात पल्लवी ने कहा, मनोज क्या पता अगली सर्दी हम किराए के कमरे में बिताएं। जरूर पल्लवी, शहर में गरीबी का गुजारा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। बाहर शहर सो रहा था। किसी के लिए बस मौसम था, वो भी ठंडा। किसी के लिए त्योहार था, किसी के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई। मनोज के परिवार ने ठंड को जीत तो नहीं लिया था, पर उससे लड़ना सीख लिया था, क्योंकि शहर की ठंड में गरीब का गुजारा सिर्फ कपड़ों से नहीं होता, वो होता है मेहनत, इंसानियत और उम्मीद की थोड़ी सी धूप से। 2 अलग अलग सहेलियों की ससुराल की पहली ठंड। सोनपुर गांव में रहने वाली 2 सहेलियां अंशिका और कनक बचपन से ही एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। जैसे जैसे समय बीता दोनों जवान हुई और दोनों के घर वाले उनके लिए रिश्ता देखने लगे। कुछ समय बाद अंशिका के लिए शहर के बड़े बिजनेसमैन के घर से रिश्ता आता है और उसकी शादी बड़े घर में हो जाती है और ठंड में ब्याह कर अंशिका अपने ससुराल शहर के पौष इलाके में आ जाती है। उसके यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। फिर शादी के बाद एक सुबह अंशिका रजाई में दुबकी हुई थी। सास ने उसे प्यार से आवाज दी, बहू उठो, ठंड है, ये लो गरम दूध। अंशिका ने आंखें खोली। अरे माँ जी, आप ये क्यों ले आई? अरे तो क्या हुआ, तू हमारी नई बहू है, ऊपर से इकलौती भी, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। चल उठ जा, अब ये गर्मा गर्म छुआरे वाला दूध पी ले, इससे तुझे आराम मिल जाएगा। दूध का ग्लास देकर वो वहाँ से चली जाती है। अंशिका का रूम गर्म हीटर से एकदम गर्म हो चुका था। वो रजाई को एक तरफ रख देती है और वाह, यहाँ तो ठंड में भी कितना आराम है, मजा आ गया। एक अपने गांव की ठंड थी जहाँ सिवाय एक चूल्हे के कुछ नहीं मिलता था। साथ ही उसमें भी 10 बार सोचना पड़ता था कि कहीं लकड़ियाँ खत्म ना हो जाए। लेकिन यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, बल्कि मजे ही मजे हैं। वहीं कनक की शादी गांव के एक लड़के से हो जाती है। उसका ससुराल गांव के आखिरी छोर पर बनी एक कच्ची सी झोपड़ी में था, जहां आकर कनक ठंड से कांपते हुए उठी। उसकी फटी रजाई, मिट्टी का फर्श और छत से टपकती हवा मानो उस पर जुल्म ढा रही हो। हे भगवान, आज तो ठंड की याद है। इतनी ठंड तो कभी मुझे अपने गाँव में भी नहीं लगी जितनी मुझे यहाँ लग रही है। तभी उसकी सास की कड़क आवाज आई, बहू उठ गई है या नहीं? चूल्हा जलाना है, पानी भरना है, ठंड ठंड मत करती रहना। ये ठंड तो हर साल आती है और जाती है। फिर कनक जल्दी से उठी और उसने पतला सा स्वेटर पहना जो कि शादी में मायके से लाई थी। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो चुके थे। माँ होती तो एक रजाई और डाल देती और कहती, बेटी आज ठंड बहुत है, बाहर मत निकलना। यही सब कहते हुए वो ठंड में कांपते हुए बाहर निकली और कुएं से पानी भरने चली गई। लेकिन पानी भरते वक्त, हे भगवान, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी सीधा हिमालय पर्वत से आ रहा हो। वो जल्दी से पानी लेकर घर आती है। इसके बाद घर आकर चूल्हा जलाती है। ये चूल्हा अभी तक जल क्यों नहीं रहा? लगता है उसके कारण ये लकड़ियां भी गीली हो गई, इसीलिए अभी तक जल नहीं रही। काफी देर तक चूल्हे में फूंक मारने के बाद वो लकड़ियां जलाती है, लेकिन उससे घर में धुआं धुआं हो जाता है, जिससे उसे खांसी होने लगती है। अरे बहू, ये क्या, आते ही पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया। मुझे ऊपर पहुंचाने का इरादा है क्या? माँ जी, लकड़ियाँ गीली हैं तो ठीक से जल नहीं रही। अरे तो अब क्या मैं इन्हें फूंक मार कर सुखाऊं? अब बहाने छोड़ और काम पर ध्यान दे। बोल तो ऐसे रही है जैसे हमने कभी अपने जमाने में सर्दियों में खाना पकाया ही नहीं।
सास की बातें सुनकर कनक की ठंड कुछ पल के लिए कम हो जाती है, क्योंकि उसके खून का पारा जो चढ़ जाता है ताने सुनकर। फिर वो सबके लिए चूल्हे पर खाना बनाती है, जिससे उसे कुछ पल के लिए राहत मिलती है और उसे अब थोड़ा आराम मिल जाता है। ऐसे ही शाम होते होते उसकी उंगलियां पूरी तरह ठंड में काम करते हुए जम चुकी थी। वो अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसे अंशिका का फोन आता है। हेलो, हाँ अंशिका, कैसी है तू? अरे मैं तो फुल टू मजे में हूँ, तू बता तू कैसी है? ससुराल की पहली ठंड कैसी लग रही है? ये बात सुनकर कनक चुप रही, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, बस ठंड तो है, चल रही है जिंदगी, जैसे मायके में थी वैसे ही यहाँ भी है। तू बता तेरी ससुराल की ठंड कैसी है? अरे यार, यहाँ तो मजा आ रहा है। हीटर, गरम सूप, बादाम छुआरे वाला गरम गरम दूध। मम्मी जी तो मुझे कुछ न कुछ गरम चीज देती रहती है जिससे मुझे आराम मिल जाए। फिर कनक ने इधर उधर देखा। उसकी सास कमरे के बाहर ही खाट लगाकर बैठी थी। अच्छा है, खुश रहो, चल अब मैं फोन रखती हूँ। फोन काटते ही कनक की आंखें भर आई। सहेली तो वही है, पर किस्मत कितनी अलग। आज वो कितने मजे से जिंदगी काट रही है। तभी ओमवती ने उसे आवाज लगाते हुए, बहू, सहेली से गप्पे मार ली हो तो अब जाकर तू जंगल से लकड़ी भी ले आ। इस वक्त माँ जी? हाँ तो अभी कौन सा अंधेरा हुआ है, तू समय रहते चली जा तो समय से आ भी जाएगी। फिर कनक कांपते पैरों से जंगल की ओर गई। हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। न जाने ये ठंड कब जाएगी। कांपती आवाज में जंगल लकड़ियां लेने गई तो वहीं दूसरी ओर शहर में अंशिका शाम को ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। बहू जरा अपने माई के फोन कर दो, ठंड है, उन्हें भी बता दो कि तुम आराम में हो। उन्हें भी पता चलना चाहिए हम बहुओं को कितने ऐशो आराम से रखते हैं। उनकी तरह कोई छोटा मोटा घर नहीं है हमारा, कितने बड़े लोग हैं हम। अंशिका को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। इधर कनक जंगल से लकड़ियां लेकर लौटी, तब तक उसका पति भी घर आ गया। अरे बाप रे, बाहर तो कितनी ठंड है, कनक जल्दी से आग जला दो। फिर कनक जल्दी से आग जलाती है, जिससे घर में थोड़ी गर्माहट होती है। साथ ही वो सबके लिए खाना भी बनाती है, जिसे खाने के बाद वो सब सोने चले जाते हैं। अपने कमरे में रखी पतली रजाई देखकर कनक कहती है, अरे इस रजाई से हमारा क्या होगा? इससे तो हालत और खराब हो सकती है। नई बहू हो, इसकी आदत डाल लो। हम तो ऐसे ही रहते आए हैं और हम भी तो इतनी पतली रजाई ही ओढ़ते हैं। बुढ़ापे का शरीर है, फिर भी कोई शिकायत ना की हमने। फिर कनक चुपचाप लेट गई, लेकिन उस रजाई में ठंड उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो कांपते हुए उसमें सो रही थी, लेकिन उसे सारी रात ठीक से नींद नहीं आई। फिर अगले दिन अंशिका का उसे फोन आया, कनक यहाँ तो बहुत आराम है, लगता ही नहीं ससुराल है। पता है, इससे ज्यादा काम तो मेरी माँ मायके में मुझसे ले लेती थी। ये सुनकर कनक चुप रह गई। फिर कुछ देर बाद बोली, तेरा नसीब अच्छा है अंशिका, जो तुझे इतना अमीर ससुराल मिला। मैं तो यही चाहती हूँ कि तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। कनक और अंशिका की बात ओमवती सुन लेती है। फिर फोन रखने के बाद उसकी सास कनक से पूछती है, क्या तेरी सहेली बड़ी अमीर है? ऐसा तो नहीं तू अपनी अमीर सहेली से जलती हो, उसकी और हमारी बराबरी नहीं हो सकती, समझी? चल अब अपने काम पर ध्यान दे। अब जब भी अंशिका का फोन आता तो कनक की सास को जलन होने लगती। धीरे धीरे कनक की सास को अंशिका से नफरत भी होने लगी। फिर एक दिन ओमवती ने सोचा, इस कनक बहू की वो सहेली सुना है बड़ी अमीर है, अगर उस अमीर बहू से कुछ मिल जाए तो। ओमवती के मन में लालच घर कर गया। अब उसने कनक पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तू अपनी सहेली से पैसे मंगवा ले कनक, ठंड में वैसे भी आलोक को कभी काम मिलता है कभी नहीं, और तेरी सहेली है वो इतना तो कर ही सकती है। अगर 1-2 लाख की मदद कर दे तो उसका क्या ही चला जाएगा। माँ जी, वो मेरी सहेली है, कोई बैंक नहीं, मैं उससे पैसे नहीं मांगने वाली। तो याद रख, इस घर में मुफ्त की रजाई भी नहीं मिलेगी। आज तू बिना रजाई के सोएगी ना तो तेरी अकल ठिकाने आएगी। उस रात कनक बिना रजाई के सोई। फिर ठंड के मारे उस रात कनक को काफी तेज बुखार आ गया। आलोक भी किसी काम से शहर गया हुआ था। अगली सुबह अंशिका अपने पति के साथ कोई जमीन देखने उस गांव में आई हुई थी। इस गांव में मेरी सहेली भी रहती है, मैं उससे मिले बिना तो नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है। अब वो कनक के ससुराल पहुंची तो उसकी हालत देखकर घबरा गई। तभी पड़ोसन ने आकर अंशिका को सारी बात बताई। कनक की हालत देखकर अंशिका टूट गई। ये ससुराल की पहली ठंड नहीं, बल्कि ये तो जुल्म है कनक। फिर अंशिका ने जल्दी से डॉक्टर बुलाया, उसे नई रजाई उठाई। अगर एक रात और होती तो इनकी जान को खतरा था। ये सुनकर ससुराल वालों के चेहरे उतर गए। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ये सुनकर ओमवती चौंक गई और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। नहीं नहीं, हम बहुत गरीब है, हमसे गलती हो गई।
तभी कनक की आंखें खुली। अंशिका, ठंड भी गरीबों पर हंसती है। फिर अंशिका ने अपने बैग से नई रजाई, स्वेटर, हीटर और भी कई तरह का सामान निकाला। अमीर गरीब कुछ नहीं होता कनक, ठंड सबको एक जैसी लगती है। ये सब मैं तेरे लिए लाई हूँ। आलोक जब शहर से वापस लौटता है तो उसे सारी बात जानकर बहुत बुरा लगता है और वो कनक के साथ कहीं और जाकर रहने की बात करता है। लेकिन कनक अपनी सास को छोड़कर जाने से इनकार कर देती है। ये सुनकर ओमवती को बड़ी शर्मिंदगी हुई।